नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान का माहौल खराब करने वालों के लिए सबसे बड़ी वार्निंग, जो लोग छोटी छोटी बात पर हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं वो आप संभल जाएं। गड़बड़ करने वाले किसी भी धर्म के हों, हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप का एक फैसला है, दंगाई किसी भी मजहब से हो, बचेंगे नहीं। किसी भी धर्म का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो उल्टी सीधी बातें करेगा, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा, तो बख्शा नहीं जाएगा। अप्रैल के महीने में रामनवमी से लेकर रमजान तक और अब रमजान के आखिरी जुमे तक पिछले कुछ दिनों में जितनी घटनाएं हुई, उसके बाद यह तय कर लिया गया है कि थोड़ा भय जरूरी है। योगी ने यूपी में कर दिखाया कि बिना लाठी चलाए भी लाउडस्पीकर हटाया जा सकता है। मोदी ने हर धर्म के लोगों को समझाया और मोहन भागवत ने सीधी सीधी बात कह दी कि हिंसा करने वाले अपनी आदत जल्द से जल्द सुधार लें। जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है, घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है, हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ईमान वालों, सबर करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। सेक्युलर इंडिया में कम्युनल कौन है? धर्म निरपेक्षता का ठेकेदार कौन है? सेक्युलर विश्वविद्यालय में धर्म निरपेक्षता का सर्टिफिकेट बांटने वाले वो लोग जो मंच पर आते ही डटो, लड़ो और मरो जैसी बातें करते हैं, या फिर वो लोग जो बीच सड़क हंगामा करते हैं, तलवार निकालकर खून खराबा करते हैं, या वो लोग जो नियम कानून की धज्जियां उड़वाकर कहीं बीच सड़क पर नमाज अदा करने का ऑर्डर देते हैं, कहीं लाउडस्पीकर का वॉल्यूम लाउड करके दूसरे लोगों को परेशान करने का लाइसेंस देते हैं, या कहीं लाउडस्पीकर उतारने की बजाय उसे ऊपर चढ़ाकर कम्युनल टेंशन हाई करते हैं। या फिर असली सेक्युलर उन्हें कहा जाए जो कहीं हंगामा नहीं होने देते, बिना शोर शराबे के लाउडस्पीकर उतरवाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबको एक नजर से देखते हैं, योगी हो या मोदी हो, दोनों सबको साथ लेकर चलते हैं। तो क्या इसी बात से विरोधी इतना जलते हैं? इस वक्त मोदी, योगी, राज ठाकरे तीनों हिंदुत्व वाली सेम पिच पर हैं, मगर विरोधी खेमे में जबरदस्त मजहबी हलचल है। बैरिस्टर ओवैसी से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब के सब वोट बैंक के लिहाज से अपना धर्म सेलेक्ट करने में बिजी हैं। इसीलिए धर्म को लेकर मोदी विरोधी इकोसिस्टम में भयंकर कंफ्यूजन है। जिस पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पे इतने सालों से आगे आई, बाला साहब ने जो हिंदुत्व को आगे लेके पार्टी आगे लेके गए, हिंदुत्व के लिए बाला साहब ने सत्ता को लात मारी और अभी उद्धव जी सत्ता के लिए हिंदुत्व को लात मार रहे हैं। देश में सियासी पारा ऑल टाइम हाई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, हैदराबाद जैसे लोकेशंस पर इसका मजहब, उसका मजहब, मेरा मजहब, तेरा मजहब बोलने वाले मोदी विरोधी सुपर एक्टिव है। यूपी में योगी ने मजहबी लाउडस्पीकर का वॉल्यूम जरूर डाउन कर दिया है, लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान की हेट स्पीच का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। आखिरी जुमे की नमाज से पहले बैरिस्टर ओवैसी कैमरे पर आए, 1 घंटे से ज्यादा बोले, शुरुआत में इस्लाम पर बात की, धार्मिक सुधार पर तकरीर दी, मगर स्पीच खत्म होते होते सीधे एजेंडे पर आ गए। जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, डरना नहीं है। हम ही गालिब होंगे अगर हम मोमिन हैं। अब लोग बोलेंगे
इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे। ये जरूर है कि बैरिस्टर ओवैसी की आंखें नम हुई, काम में नहीं आती, काम में दौलत ईमान। वो भावुक भी हुए, रो पड़े, लेकिन नफरती स्क्रिप्ट से नहीं भटके। मोदी को, योगी को खुला चैलेंज देने से नहीं रुके। अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, मायूस मत होइए। उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते जिंदगी में, हिम्मतों को बस सोने मत दो। मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे दीन को? कि अगर कोई तुमको जालिम मारेगा बेजा तुम छोड़ोगे? हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। ईद से पहले आखिरी जुमे की नमाज के दिन भाईजान चाहते तो अपनी टोन डाउन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपना वॉल्यूम पूरा अप कर दिया। जबरदस्त हिंदू मुसलमान किया। हिम्मतों को बुलंद रखिए। ओवैसी खरगोन भी पहुंचे, जहांगीरपुरी का भी जिक्र किया, अखलाक से लेकर पहलू खान तक एक एक करके सबका नाम लिया, फुल ऑन मजहबी कार्ड खेला। भाईजान की बातें सुनकर आपको भी यही लगेगा कि उनकी डिक्शनरी में सेकुलरिज्म की परिभाषा मुसलमानों के लिए कुछ और है, हिंदुओं के लिए कुछ और। खरगोन में, मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है। मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, अखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रगबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदीब तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं, हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। यह जुल्म उन्होंने किया। मोदी विरोधियों की कथनी और करनी का एक और फर्क समझिए। इन दिनों राहुल से लेकर उद्धव ठाकरे तक सबकी टाइमलाइन पर कुछ और हो ना हो, सेकुलरिज्म के नाम पर एंटी मोदी स्क्रिप्ट जरूर दिख जाती है। जबकि मोदी नए इंडिया की नई स्पिरिट की बात करते हैं, ये बताते हैं कि देश को आगे कैसे ले जाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म कोई भी क्यों ना हो, लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हो, सबको साथ लेके कैसे चलना है। हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है। नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है।
हमारे गुरुओं के जीवन की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो है हमारे कर्तव्यों का बोध। आजादी के अमृत काल में देश भी आज कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। इसके उलट पूरा का पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम कभी धर्म के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, तो कभी आरएसएस के नाम पर सीधा हमला मोदी पर करता है। देश में अलग अलग जगहों पर हो रही धार्मिक हिंसा को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आरएसएस से जोड़ता है। मगर जब संघ प्रमुख खुद कैमरे पर आकर ये कहते हैं कि किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हर धर्म के लोगों को साथ मिलकर रहना चाहिए, तब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एजेंडा चलाने वाली रुदाली गैंग गायब हो जाती है। अच्छा सोचे, सब लोग मिलके बुरा भी सोच सकते हैं तो गुंडागर्दी होती है, दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है, हिंसा होती है, अशांति फैलती है, वो नहीं होना चाहिए। शुद्ध संकल्प है, सत्य संकल्प है, संपूर्ण मानवता के कल्याण के संकल्प है, भारत हित के संकल्प है, हिंदू हित के संकल्प है। इसलिए उन संकल्पों का दाता भगवान है और उनका सत्य होना निश्चित है। अब ऐसे सेलेक्टिव धर्म निरपेक्ष नेताओं और हिंसा प्रिय सोच रखने वाले तत्वों के दिन ढलने वाले हैं, इसकी गारंटी खुद आरएसएस प्रमुख ने दी है। दंगाई कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वार्निंग लाउड एंड क्लियर है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने का समय हमारे पास है, क्योंकि हम सत्य पर है, हम सद्भावना पर है, हम सबको अपना मानकर चलते हैं, तो हमारे पास सदा के लिए समय। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए। आखिरी छटपटाहट हिंसा की चल, असद्भावना की चल। सद्भावना पर जो चलते हैं, अहिंसा पर जो चलते हैं, सत्य बात पर, न्याय बात पर जो चलते हैं, उनके लिए समय है, क्योंकि वो रहने वाले, वो रहते हैं, इसलिए दुनिया रहती है। एक पैर पर क्यों न हो, धर्म जीवित है, इसलिए दुनिया। वो भी चला जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, और इतने में प्रलय आने वाला नहीं है, मेरी गारंटी। मोहन भागवत ने 1.5 मिनट में सेकुलरिज्म का मतलब समझा दिया, मगर हिंदू हृदय सम्राट बनने का ख्वाब देखने वाले और खुद को धर्म निरपेक्षता का ठेकेदार समझने वाले सिर्फ 5 सेकंड के बाद अपने सेलेक्टिव सेकुलरिज्म को म्यूट करके दंगा, फसाद, मंशा, जात, पात वाली लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं और हेट स्पीच का रिमोट ऑन कर देते हैं। अच्छी बात है, मैं मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूँ। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें देश में, पूरे देश में बहस होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जात और धर्म के आधार पर दंगे भड़काना, विभाजन करना, हाँ, ये उनकी मंशा थी, एक षड्यंत्र था और उनके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी की ताकत थी। सेकुलर शिवसेना कहती है कि बीजेपी देश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है, मगर शिवसेना के संजय राउत पंजाब के पटियाला से आई इन तस्वीरों पर खामोश हो जाते हैं। 2 गुटों में झड़प होती है, तलवारबाजी होती है, जबरदस्त हंगामा होता है। इसमें शिवसेना वाला एंगल निकल कर आता है, मगर मोदी विरोधियों की धर्मनिरपेक्षता यहां छुट्टी पर चली जाती है। कहा था 12 से 1 बजे तक जनसभा रखी थी, उसके बाद मार्च करना था। तो उससे जो पंजाब में कुछ लोग, सभी सिख नहीं है, नाम सिखों के खिलाफ है। हम तो राष्ट्रीय हित में काम करते हैं, सभी समुदाय को साथ लेके चलते हैं। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है। तो कुछ लोगों को मिर्च लगी कि हम खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च नहीं निकालने देंगे, इसीलिए उन्होंने आज विरोध किया। हमारे यहाँ भी प्रोग्राम में 6 लोग आए, उनको हमने भगा दिया। काली माता मंदिर में कोई प्रोग्राम नहीं था, वहाँ पर जाकर उन्होंने मंदिर को टारगेट किया, मंदिर पर पथराव किया, मंदिर पर तलवारें मारी। वहाँ पर 1-2 लड़कियों को हमारे चोटें भी आई हैं।
फिर अचानक विदेश में बैठे राहुल की ट्विटर पर एंट्री होती है। अपने ट्वीट में राहुल एक्सपेरिमेंट की बात तो लिखते हैं, ये तो कहते हैं कि पंजाब में किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, मगर महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार में पार्टनर होते हुए भी कांग्रेस के नेता शिवसेना पर कुछ नहीं बोलते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही सेकुलर शिवसेना है जो पटियाला में मंदिर पर हुए हमले को प्रो हिंदुत्व वाली लाइन लेंथ लेती है, मगर जब महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर पर सवाल पूछा जाता है तो पलटी मार देती है और बीजेपी को घेरती है। आता योगी कौन भोगी कौन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां का जो लाउड स्पीकर है उस बारे में एक निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन करने के बारे में निर्णय है। तो हमने क्या कहा था, यही कहा था ना महाराष्ट्र सरकार ने, जो न्यायालय का निर्णय होगा उसका पालन होगा। और महाराष्ट्र के सभी विरोधी दलों को बुलाया था गृह मंत्री जी ने कि हम सब मिलकर निर्णय लेंगे, लेकिन यहाँ का जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है बीजेपी या और कुछ, वो लोगों ने तो बहिष्कार किया। उसका मतलब है आप राजनीति करना चाहते हैं, उसका मतलब है आप महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के मामले में अशांतता पैदा करना चाहते हैं। उसका मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ बढ़ा चढ़ाकर इस मामले में लोगों को गुमराह करना है। सच तो यह है कि मोदी विरोधियों का सेकुलरिज्म सेलेक्टिव है, जबकि इस मामले पर मोदी की लाइन बिल्कुल क्लियर है। लाल किला हिंसा के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान सिख समाज को मोदी के खिलाफ भड़काने, बहकाने, लड़ाने की कोशिश हुई। विरोधियों ने वो रास्ता चुना, जबकि मोदी ने संवाद का रास्ता ढूंढा। कोई नाराज भी हुआ तो उसे इतने प्यार से बुलाया कि वो खुद ही पीएम हाउस चले आए। आपका यहां आना वो मेरे लिए संगत से भी बहुत ज्यादा है, और इसलिए आपकी एक कृपा बनी रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, ये प्रधानमंत्री निवास स्थान ये मोदी का घर नहीं है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, ये आपका है। हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु के फतेह। ये है मोदी का सेकुलरिज्म, ये है मोदी की धर्मनिरपेक्षता, मगर विरोधियों के लिए यह परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। मसलन भाईजान शुरुआत से ही मोदी सरकार के ट्रिपल तलाक वाले फैसले की खिलाफत करते आए हैं, मगर आज खुल करना सही, इशारों इशारों में भाईजान ने भी मान लिया। ओवैसी की बातें सुनकर मुस्लिम महिलाएं भी समझ जाएंगी, मोदी सही तो कह रहे थे। आज से 2 दिन पहले हमारे करीबी दोस्त ने मुझे फोन पर कहा कि असद साहब बहुत तकलीफ में हूं। मैंने कहा क्या बात है? कहा मेरा बड़ा दामाद मेरी बेटी को पिलर नंबर 150 के पास रात के 12 बजे नशे की हालत में मोटरसाइकिल पर छोड़ के भाग गया। असद साहब, मैं रात के 12:30 बजे मेरी बेटी फोन करती है। अब सोचो कि आप बाप हैं, रात के 12 बजे आपकी बेटी बोलती है कि अब्बा फुला वीरान जगह पर मेरे जालिम शौहर ने नशे की हालत में मुझे छोड़कर भाग गया। क्या बीती होगी उस बाप पर, क्या बीती होगी उस बाप पर। मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, देश की सोचते हैं। असली धर्मनिरपेक्षता यही है, मगर मोदी विरोधियों में तो कौन सबसे ज्यादा मजहबी है, इसी को लेकर होड़ मची है। महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहा लाउडस्पीकर और अजान वाला विवाद इसका ताजा एग्जाम्पल है, मगर अब इस सेलेक्टिव अप्रोच को काट राज ठाकरे के तौर पर निकलता दिख रहा है। महाआघाड़ी सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम देने के बाद पहली बार राज ठाकरे कैमरे पर आए और 1 मई के मिशन औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए।
राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। एमएनएस के लिए औरंगाबाद में होने वाली रैली बहुत ही मायने रखती है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना की कुर्सी हिलती दिख रही है। राज ठाकरे रीजनल लेवल पर हिंदुत्व के नए आइकॉन बनते दिख रहे हैं। शिवसेना से हिंदुत्व वाला टैग छिनता दिख रहा है और राज ठाकरे की एमएनएस को इस मुहिम में विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल तक सबका साथ मिल रहा है और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संघ परिवार से जो संगठन आते हैं, ऐसे अनेक संगठन हमें आके आज मिले। क्या कहा उन्होंने आपसे मिलके? क्या वो साथ काम करना चाहते हैं। हिंदुत्व के लिए जो हम करेंगे वो सभी कामों में वो सहभागी हो गए। हिंदुस्तान में एक लहर चल रही है जो हिंदुत्व की है और उसका नायक है आदरणीय राज साहब ठाकरे। एक लाइन में कहें तो मोदी विरोधी इकोसिस्टम अभी तक यही ढूंढने में बिजी है कि किस सियासी मौसम में कौन सा मजहब किसका है, जबकि मोदी इन सबसे परे हटकर हर धर्म के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, मिशन मोड पर डटे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें, पिछले 48 घंटे से बीएचयू अचानक चर्चा में है। वजह है इफ्तार, वजह है हनुमान चालीसा और वजह है गंगा जल। अब से थोड़ी ही देर पहले बीएचयू में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण किया गया। कल सड़क पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया था। काशी में, वो भी हिंदू विश्वविद्यालय में, इन सब की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल एक नए तरीके का वायरल प्रयोग काशी में हो रहा है और इस प्रयोग की प्रयोगशाला बीएचयू को बनाया गया है। इसके पीछे की हकीकत जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बीएचयू की ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। ये वायरल तस्वीरें 2 दिनों में ही करोड़ों मोबाइल तक पहुंच चुकी हैं। दीवार बीएचयू की बताई जा रही है, मगर यहां जो नारे लिखे हैं वो बेहद भड़काने वाले हैं। ये नारे देश तोड़ने वाले हैं। पहला नारा कश्मीर को लेकर लिखा गया है, कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है। दूसरे स्लोगन में एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है। वायरल स्लोगन में लिखा है, ब्राह्मणों तेरी कब्र खोदेगी। बीएचयू की धरती पर इन दोनों नारों के नीचे लिखा है बीसीएम। बीएचयू में लिखे नारों की हकीकत क्या है? बीएचयू की दीवारों पर ये नारे किसने लिखे? भड़काऊ नारे लिखने वाला बीसीएम क्या है? बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू परंपराओं का झंडा उठाकर चलने वाली यूनिवर्सिटी। लोकसभा चुनाव क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का और राज्य योगी आदित्यनाथ का। कश्मीर, अफजल और टुकड़े टुकड़े जैसे नारे दिल्ली के जेएनयू में लगे, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। मगर ऐसे नारे बीएचयू तक कैसे पहुंच गए? बीएचयू की कुछ और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इनमें एक रोजा इफ्तार दावत हो रही है, जिसमें बीएचयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन भी दिख रहे हैं। पीछे देवी सरस्वती की तस्वीर टंगी है। आगे वाइस चांसलर रोजेदार लड़कियों के साथ सेल्फी लेते दिख रहे हैं। क्या भड़काऊ नारों का रोजा इफ्तार से कोई कनेक्शन है? क्या वाइस चांसलर बीएचयू में नई परंपरा डाल रहे हैं? इन वायरल तस्वीरों का सच जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्रा बनारस के बीएचयू पहुंचे। बीएचयू के दीवारों को रातों रात पेंट कर दिया गया है, लेकिन निशान बाकी रह गए हैं। जिन दीवारों पर भड़काऊ नारे लिखे गए वो अब भी देखे जा सकते हैं। भगत सिंह मोर्चा नाम के छात्र संगठन ने बीएचयू कैंपस में दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे। नारों में क्या कुछ लिखा था आप ये देखिए। कैंपस की दीवारों पर लिखा, कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है। इसके अलावा ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पे, और बीसीएम यानी भगत सिंह मोर्चा ये लिखा भी गया। और इस तरह से बीएचयू में 2 छात्रों का जो गुट है वो आमने सामने आ गया। और ये वो दीवारें हैं जहाँ पर ये नारे लिखे गए। आप देखिए, ये जो नारे लिखे गए थे उनको विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब साफ कर दिया है, क्योंकि इसको लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था और दोनों छात्रों के जो गुट हैं वो आमने सामने आ गए थे। इफ्तार पार्टी के विरोध से बात शुरू हुई थी, लेकिन बात कश्मीर और ब्राह्मण तक पहुंच गई और इसलिए अब बीएचयू का जो माहौल है
वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। और जो छात्रों का एक गुट है वो ये कह रहा है कि जब तक ऐसे छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो अपना जो विरोध है वो जारी रखेंगे। हालांकि भगत सिंह मोर्चा की तरफ से भी ये कहा गया कि उनके लोग इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उनके जो संगठन का जो जिक्र है वो इन दीवारों पर किया गया है, इन नारों के नीचे किया गया है। तो ऐसे में अब विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने इस बात को स्पष्ट करना होगा कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह के नारे लिखे। माहौल गर्म है। देश भर में लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा चल रहा है, तो बीएचयू में इफ्तार और भड़काऊ नारे पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। सर हम लेके नहीं जाएंगे सर, आप इसी गर्मा गर्मी में बीएचयू के छात्रों के एक गुट ने वाइस चांसलर लॉज के आगे हनुमान चालीसा का पाठ किया। इफ्तार पार्टी की गई। इफ्तार पार्टी के ठीक बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होने के स्लोगन लिखे गए और ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी ऐसे तमाम स्लोगन लिखे गए। इससे साफ साफ यह झलकता है कि इस इफ्तार पार्टी के साथ साथ कहीं न कहीं कम्युनिस्टों का कोई कनेक्शन है और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसे कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं ताकि इसको भी जेएनयू बनाया जाए। तो इसे हम जेएनयू नहीं बनने देंगे और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र उच्च स्तर कमेटी आज बैठाई जाए और यहाँ से वाइस चांसलर को वापस किया जाए। बीएचयू में जहां वाइस चांसलर रहते हैं उसे आज गंगा जल से धोया गया। कुछ छात्रों ने यहां मुंडन कराकर विरोध जताया। बीएचयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब देखें छात्र वीसी के आवास पर पहुंच गए हैं। ये बीएचयू के वीसी का आवास है और यहाँ शुद्धिकरण कार्यक्रम कर रहे हैं छात्र। ओम गंगे चमने चब गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी काक्षम सवाया प्यारा सुचि ओम अविद्रेसो वैष्णव्यो सावि ये बीएचयू के वीसी का आवास है, गेट बंद है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और यहाँ पर छात्र पहुँच गए हैं। ये वो छात्र हैं जो पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ आधिकारिक तौर पर, उसके बाद जो आपत्तिजनक नारे लिखे गए दीवारों पर, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब देखिए इनके घर पर ये गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं और हाथों में पोस्टर भी है, जिस पर लिखा है बीएचयू को हिंदू विरोध का अड्डा नहीं बनने देंगे। एक और पोस्टर है हिंदू हिंदू भाई भाई, यहाँ पोस्टर है जातीय उन्माद फैलाने वालों की गिरफ्तारी कब। जो पोस्टर लगे थे, जो नारे उस पर लिखे थे, उसको लेकर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, उनकी पहचान कर रही है। लेकिन इस बीच छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है और लगातार यहाँ पर छात्र जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग क्या शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं? हम कुलपति को यहाँ से नहीं चाहते, हम ऐसे कुलपति एक वामपंथी विचारधारा के कुलपति हैं। एक बीएचयू को जामिया जेएनयू बनाना चाहते हैं, हम बीएचयू को जामिया नहीं बनाने देंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इसमें गंगा जल है, इसमें मंत्रों से मंत्रित करके गंगा जल से यहाँ शुद्धिकरण की जा रही है। बीएचयू के महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी 27 अप्रैल को हुई। अगले दिन यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ये नारे लिखे हुए मिले। क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? वाइस चांसलर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके छात्रों का कहना है कि हाँ, इफ्तार पार्टी और भड़काऊ नारे में डायरेक्ट कनेक्शन है और उसके तार किसी और से नहीं बल्कि खुद वाइस चांसलर से मिलते हैं। जब से सुधीर जैन जी आए हैं और इनके पीछे भी जो रहे हैं, इनके पहले भटनागर जी, उन्होंने भी कई गलतियां जो ऐसे की जो विश्वविद्यालय की परंपरा के खिलाफ रही है, जो हिंदुओं के खिलाफ रहा है और यहाँ के सामान्य परंपरा के खिलाफ रही है। ये लड़ाई अस्मिता की है। आज महामना के बगिया में महामना की कब्र खोदने की बात की जा रही है। ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती से, ऐसे स्लोगन लिखे जा रहे हैं।
ये जानबूझकर इसलिए किया गया, ये बीएचयू वीसी के द्वारा किया जा रहा है ये मामला कि कल इन्होंने जब इफ्तार पार्टी में गए, हम छात्रों ने उसका विरोध किया तो एक तरह से इन्होंने छात्रों के गुट में अलग करने के लिए ये उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को करवाया है, ताकि उनके ये पिछले इतिहास भी रहा है कि वो इस तरह के संगठनों से जुड़े रहे, ऐसा मामला है। छात्रों का आरोप है कि वीसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उल्टी गंगा बहा रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर बीएचयू कैंपस में भड़काऊ नारे लिखे गए। मामला यूनिवर्सिटी कैंपस का है, इश्यू सेंसिटिव है, इसलिए पुलिस भी बीएचयू प्रशासन की सलाह पर बहुत सावधानी से चल रही है। ढोल मंजीरे के साथ वीसी लॉज के आगे हनुमान चालीसा पाठ वाला प्रोग्राम एक दिन में खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट विंग के छात्र इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, इस्लामी तुष्टीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीएचयू के महिला महाविद्यालय में इफ्तार कराए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीएचयू के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विरोध आगे भी जारी रहेगा। बीएचयू के छात्र हमारे साथ हैं जिन्होंने इसको लेकर एक मुहिम चला रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतंजलि और मैं शोध छात्र हूँ। जो आप लोगों ने विरोध दर्ज किया है उसमें आप लोगों का क्या कहना है? यदि इफ्तार हुआ महिला महाविद्यालय में तो इसको लेकर क्या आपत्ति है? देखिए, यहाँ इफ्तार जो है छात्र आयोजित करते हैं, जो मुस्लिम छात्र यहाँ सभी धर्मों के छात्र पढ़ते हैं। पहली बार इतिहास में पहली परंपरा नहीं डाली गई है कि आधिकारिक रूप से महिला महाविद्यालय ने आधिकारिक रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। उसी देर के लिए यदि आधिकारिक रूप से भी विभाग ने किया, महिला महाविद्यालय ने यदि इसका आयोजन किया तो इसको लेकर इतना विरोध क्यों? बिल्कुल विरोध होगा। कोई रिलीजियस प्रैक्टिस इस तरह की होगी, दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे। यहाँ अभी रुइया छात्रावास का शताब्दी समारोह मनाया जाने वाला है 3 तारीख को। संस्कृत फैकल्टी का रुइया छात्रावास है, उसमें संस्कृत के छात्र रहते हैं। कुलपति के लिए 10 मिनट के समय के लिए लड़के गए कि आप जो है 10 मिनट का अपना समय दे दें, आपका उद्बोधन हो जाएगा, बड़ा अच्छा रहेगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। काहे कि समय नहीं है, इफ्तार के लिए समय है, संस्कृत के छात्रों के लिए उनके पास समय नहीं है। यही रसशास्त्र विभाग है आयुर्वेद विभाग में, वहाँ रसशास्त्र जो आयुर्वेद पढ़ते हैं वो रुद्राभिषेक करके और पूजा पाठ करके ही अपनी पढ़ाई आरंभ करते हैं। उसके लिए उन लोगों ने मंदिर के पुनर्निर्माण की बात की, तो विश्वविद्यालय ने कहा कि चूंकि ये धार्मिक मामला है हम फंड नहीं देंगे, लेकिन इफ्तार के लिए उनके पास फंड हो जाता है। वीसी के विरोध में उतरे छात्रों ने पहले वीसी का पुतला फूंका, फिर वीसी लॉज के सामने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आगे उनकी क्या डिमांड है, ये नीतीश चंद्रा ने डायरेक्ट आंदोलनकारी छात्रों से पूछा। आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके एक विरोध दर्ज कराया, इसका क्या मकसद? नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी किसी के विरोधी नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से कतई नहीं था। हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय वाइस चांसलर, जो कि पूर्व में इफ्तार पार्टी में जा करके न जाने किन किन पशुओं का मांस और आहार भक्षित करके आए थे, उनकी शुद्धि के लिए और उनकी सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने किया। आंदोलन अब खत्म माना जाए चूंकि या अब इसको आगे आप लोग और आगे बढ़ाएंगे? नहीं, ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस पर सरकार अपना रुख न व्यक्त कर दे और जब तक वाइस चांसलर आकर के सार्वजनिक तौर पे अपना पक्ष न रखें। यदि उनके पक्ष से हम लोग संतुष्ट हुए तो यह आंदोलन समाप्त होगा, अन्यथा यह आंदोलन अनवरत तब तक चलता रहेगा जब तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू आस्था और हिंदू मर्यादा की पुनर्प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है। तो अपना पक्ष रख ही दिया है कि ये परंपरा रही है, इसमें सामान्य बात। तो अगर ये परंपरा रही है तो ये तो मालवीय जी के सपनों पर गहरा आघात है। अगर ये परंपरा रही है और आप इसी परंपरा के साथ हिंदू विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं तो हम माननीय कुलपति जी से कहना चाहते हैं कि आप किसी अन्य विश्वविद्यालय का कुलपतित्व जाकर के स्वीकार कर लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार आपको कतई नहीं है। इफ्तार और भड़काऊ नारे पर कंट्रोवर्सी बढ़ी तो बीएचयू के पीआरओ ऑफिस से 3 तस्वीरें जारी की गईं। बीएचयू प्रशासन ने ये 3 तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि कैंपस में रोजा इफ्तार तो पहले भी होते हैं और उनमें वाइस चांसलर शामिल भी होते रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं साल 2010 की, 2013 की और 2014 की, जब तत्कालीन वाइस चांसलर ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। पहले भी जो परंपरा रही है, जो जिसका जिक्र विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, आप लोग उससे सहमत नहीं है? कहाँ परंपरा रही? विश्वविद्यालय प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है। पीआरओ साहब कितने साहब से पीआरओ हैं? पीआरओ साहब एक कुछ लोगों के दलाल बने बैठे हुए हैं।
वो विश्वविद्यालय के सही तथ्यों को नहीं रख पा रहे सामने। 10 में होता है, 13 में होता है, 14 में होता है, 15 में कहाँ चला जाता है, 16 में कहाँ चला जाता है, 17 में कहाँ चला जाता है, 18 में कहाँ चला जाता है, 20 में न कोविड आया है, ये 4 साल कहाँ चला जाता है। तो पीआरओ साहब पहले अपने सही ढंग से देखो उनको बोलना क्या है, कुछ भी उलूल जुलूल बातें बोल रहे हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का गठन 1916 में किया था। 106 साल का लंबा इतिहास और रोजा इफ्तार की बस 3 तस्वीरें। बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन यहीं फंस गया है। बीएचयू में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने का मतलब क्या है, इसे समझना हो तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। बीएचयू देश का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू में 32,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से 18,000 छात्र 72 हॉस्टलों में रहते हैं। 134 डिपार्टमेंट, 16 फैकल्टी और 7 इंस्टीट्यूट। कैंपस के अंदर आईटी इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट, कैंपस में ही एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के साथ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। बीएचयू का कैंपस 1300 एकड़ में फैला है और साउथ कैंपस मिर्जापुर में है जो 2700 एकड़ में फैला है। बीएचयू में छात्रों या शिक्षकों की कोई यूनियन नहीं है। यूनियनबाजी पर बीएचयू में बैन है। फिर भी मुद्दा ऐसा है कि जिसने छात्रों को इकट्ठा कर दिया है और अंदर ही अंदर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स भी बंट गए हैं। हिंदुस्तान को कश्मीर बनाने का दावा करने वाले और एक जाति विशेष की कब्र खोदने वाले नारे को फिर से देखते हैं। इन दोनों ही नारों के बीच लिखा है बीसीएम। बीएचयू में बीसीएम का मतलब है भगत सिंह मोर्चा। वामपंथी पार्टियों से कनेक्टेड ये मोर्चा अक्सर यूनिवर्सिटी कैंपस में और कैंपस के बाहर मेन गेट पर प्रदर्शन करता है। लेकिन बीएचयू कैंपस में लिखे भड़काऊ नारों के बारे में बीसीएम भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। ये जो स्लोगन लिखा गया है और नीचे जो बीसीएम लिखा गया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से नहीं लिखा गया है। हम इस स्लोगन की निंदा करते हैं और इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। भगत सिंह मोर्चा में शामिल छात्रों का अक्सर दूसरे छात्रों से टकराव होता रहता है। कुछ दिन पहले राइट विंग के छात्रों ने बीसीएम के 2 सदस्यों की पिटाई भी कर दी थी, जिसकी एफआईआर का एप्लीकेशन पुलिस के पास लंबित है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। अभी ममता बनर्जी से अरविंद केजरीवाल मिले हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली में ममता बनर्जी के आवास पर हुई है। ममता बनर्जी के घर अरविंद केजरीवाल के पहुंचते ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। 15-20 मिनट की इस बैठक को वैसे तो शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ने राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा की। ममता बनर्जी कल दिल्ली में मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के जॉइंट समिट में शिरकत करने वाली हैं। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन खबर है कि ममता बनर्जी पीएम मोदी से नहीं मिलेंगी क्योंकि उन्होंने पीएम से मिलने का वक्त नहीं लिया है। ममता बनर्जी मई दिवस और ईद पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कल ही वापस कोलकाता रवाना भी हो जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।